देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। नेपाल हिंसा के बीच अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर जो खींचतान चल रही थी, शायद वो खत्म हो गई, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जता दी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को चुनाव होने तक नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की बात की जा रही है। अंतरिम सरकार के गठन पर आम सहमति बनाने के लिए नेपाल के राष्ट्रपति सुशीला कार्की और सेना प्रमुख के बीच काठमांडू में अहम बैठक भी हुई और लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की से पहले कई और नाम इस रेस में थे, लेकिन उनके नाम पर सबकी एक राय नहीं बन पा रही थी। अब उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन असलियत में नेपाल में ताज किसे मिलेगा, अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। कई दिन चले हंगामा और गहमा गहमी के बाद आखिरकार नेपाल ने अपना अंतरिम पीएम चुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की पहली महिला अंतरिम पीएम होंगी। सुशीला कार्की के ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी तेवर को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में बवाल कर रहे जैन जी ने भी सुशीला कार्की पर ही भरोसा जताया है। दरअसल केपी ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू के मेयर बालन शाह और बिजली बोर्ड के प्रमुख रहे कुलमान घिसिंग का नाम भी तेजी से उभर रहा था, लेकिन अंतिम सहमति कार्की के नाम पर बनी। अब सुशीला कार्की अगला चुनाव होने तक इस पद पर रहेंगी, लेकिन सुशीला कार्की को ये पद आसानी से नहीं मिला। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए 3 नाम जैन जी की तरफ से ही आए थे। नेपाल में नई सरकार के लिए जैन जी ने सर्वे और मीटिंग भी की। जैन जी की ऑनलाइन सर्वे और मीटिंग्स में बार बार नाम बदलते रहे। सबसे पहले काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह यानी बालन शाह का नाम सामने आया, क्योंकि वो नेपाली युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं, छवि के हैं। मगर कहा गया कि खुद बालन शाह ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वही खबर ये भी है कि बालेन नेपाल के पीएम पद पर चुनाव जीतकर बैठना चाहते हैं। इसके बाद सुशीला कार्की का नाम सामने आया। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की का खुद बालन शाह ने समर्थन किया। पहले तो खुद कार्की तैयार नहीं थी, मगर आर्मी चीफ ने उन्हें कई घंटों तक मनाया, तब जाकर वो मानी। मगर बाद में खुद जैन जी का एक बड़ा धड़ा उनकी उम्र को लेकर सहमत नहीं दिखा। जैन जी के एक ग्रुप का कहना था कि और वे सही से नेपाल की सत्ता नहीं चला सकती। इसके बाद खबर आई कि खुद कार्की ने अंतरिम पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया। तब जैन जी ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया। अब सबको लगा कि कुलमान घिसिंग सबसे मजबूत दावेदार हैं, मगर रात होते होते बाजी पलट गई। आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई और एक बार फिर सुशीला कार्की का नाम आगे निकल गया, मगर फिर भी कार्की के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा कुछ लोग नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का नाम भी उछालते रहे। वहीं सारे नामों को पछाड़ते हुए सुशीला कार्की ने बाजी मार ली और अब उन्हें नेपाल का अंतरिम पीएम चुन लिया गया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने महेंद्र मोरंग कॉलेज से ग्रेजुएट की पढ़ाई की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। सुशीला कार्की ने 1979 में वकालत शुरू की। 2009 में उन्हें नेपाल सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जज बनाया गया और 2010 में परमानेंट जज बना दिया गया। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जुलाई 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी। सुशीला कार्की के चीफ जस्टिस रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, जिनमें नागरिकता, पुलिस नियुक्तियों में घोटाला, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में शामिल है। सुशीला कार्की इतनी एक्टिव थी कि राजनीतिक दलों को इसमें संकट नजर आ रहा था और शायद इसलिए 2017 में नेपाल के राजनीतिक दलों ने उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया।
जिसके खिलाफ नेपाल की जनता हो गई और फिर इस प्रस्ताव को वापस लिया गया। सुशीला कार्की नेपाल और भारत के रिश्तों को मजबूत करने की पक्षधर है। वे मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे जहन में मोदी जी के लिए अच्छा इम्प्रेशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्तेदार और दोस्त भी जुड़े हैं। कार्की ने साफ किया कि बीच बीच में थोड़ी खटपट होती रहती है, लेकिन रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। नेपाल में नई सरकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक इस आक्रोश में केपी शर्मा ओली की कुर्सी धधक गई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में सत्ता विरोधी हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच गया है। वहीं सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। साथ ही नेपाल में फिर से विकास की बयार बहने और भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीद भी जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या नेपाल में सत्ता पर सस्पेंस खत्म हो गया है? देश का सवाल है कि नेपाल में कब होगा संघर्ष विराम? और देश का सवाल है कि सुशीला या फिर कुलमा, किसे आखिर मिलेगा ताज? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। श्रुति दास गुप्ता जो कि विदेशी मामलों की जानकार हैं, सुशील वकील जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष शाही जो कि सुगौली बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आशीष के पार चलेंगे और एक बार बॉर्डर का हाल जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर हालात क्या हैं। आशीष, इस वक्त नेपाल के हालत क्या हैं? क्या ये मान सकते हैं कि नेपाल अब शांत है, नेपाल में सब कुछ काबू में है, नेपाल में हिंसा नहीं हो रही है और नेपाल में अब नेपाल की जनता अंतरिम प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है कि अंतिम पीएम कौन होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर सुनौली इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी सामान्य जीवन लोग जी रहे हैं। अब छूट दे दी गई है कि जिन लोग इंडिया में आते हैं सामान्य दिनचर्या के हिसाब से जो नेपाली लोग लेते हैं वो ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और जो बॉर्डर से जो सामानें जाती थी इंडिया से, जैसे तेल हो गया, गैस हो गए, बाकी सब्जियां हो गई, ये सब भी आज जाने लगी। इसमें हम नेपाल के सुनौली के पगडंडी रास्तों पे हैं। पगडंडी रास्तों पे भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। एसएसबी के जवान जो है वो गश्त कर रहे हैं, पीएससी के जवान गश्त कर रहे हैं, पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सामान्य अब धीरे धीरे नेपाल होता नजर आ रहा है। लेकिन वही अगर बात करें कुछ उपद्रवकारियों का बात करते, जो भी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें नेपाल के, तो नेपाल के मार्केट खुल गए हैं। लोग अपने हिसाब से मार्केट में निकल रहे हैं। बहुत लोग तो आवाजाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरतें हैं वो लोग अब मार्केट में भी आ रहे हैं और निकल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है जो अभी नेपाल की स्थिति वो धीरे धीरे पटरी पे आती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने सहयोगी का जो विस्तार से हमारे साथ जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि अब नेपाल की स्थितियां सामान्य हो रही हैं। धीरे धीरे जो आदान प्रदान था व्यवसाय का या फिर लोगों का, वो भी शुरू हो चुका है। श्रुति दास गुप्ता जो कि विदेशी मामलों की जानकार हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी, वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं खासकर नेपाल को लेकर, अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इन बदले हुए हालात में अभी सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है या चुनौती जिसे कह सकते हैं, वो चुनौती है कि नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या सुशीला कार्की पर सहमति बन जाएगी या फिर कोई और नाम है जो निकल कर आएगा? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को जी। ये नेपाल का जो आपने प्रश्न उठाया ये बहुत ही अहम प्रश्न है। क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ पे सत्ता के लिए रस्साकसी नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही जो हामी नेपाल के सुदाम गुरुङ थे, उन्होंने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया, जबकि वो 9 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उसके अलावा जो कुलमुन घिसिङ करके जो हैं, जो एक एपॉलिटिकल मॉडर्न और प्रगतिशील इंसान माने जाते हैं नेपाल के अंदर, उनका नाम भी आगे चल रहा है। और साथ ही साथ चल रहा है सुशीला कार्की का, जो एक उसकी फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है नेपाल की। तो ये 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए। चौथा नाम जो है, जो मेयर हैं बालेन्द्र शाह, उनका है, जो काठमांडू के मेयर हैं। तो फिलहाल काठमांडू में ही सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा था फैलाव।
सब कुछ जल के जो राख हुआ वो शायद उन्हीं के वहां पे कुछ लोग, उनके सपोर्टर्स भी जुड़े हुए होंगे। जी। तो इस वक्त ये रस्साकशी जो है ये खत्म नहीं हुई है। ये नहीं कह सकते कि ये ठंडा हो गया मामला। हम्म। अब लोग सत्ता और की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग कुर्सी खींचना चाह रहे हैं, और खींचने वालों में हामी नेपाल के गुरुंग जी और साथ में बालेंद्र शाह जी का नाम सबसे आगे है। ये खींचना चाह रहे हैं, ये युवा नेता हैं दोनों के दोनों, इनको नई नई खून लगा है मुंह के अंदर कि यूथ पावर क्या होता है, पीपल पावर क्या होता है, इनको नया नया समझ में आया है। तो ये कुर्सी को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सुशीला कर्की जी जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो न्यायाधीश रह चुकी हैं, उनके साथ अगर हम देखा जाए तो वो प्रो इंडिया है, बीएचयू की एलुमनाई हैं, और उन्होंने ऑलरेडी अगर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो एज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस वो सबसे ज्यादा अहम रह सकती हैं। अगर देखा जाए कि लोग चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन ना रहे, जबकि जुडिशरी के अंदर थोड़ा बहुत ये पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना चलता रहता है, तो अगर बिल्कुल ही हटा दिया जाए तो सबसे अच्छे रहेंगे घी सिंह साहब, जो जिनका सिर्फ और एक ही मकसद था कि वो उन्होंने नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको 18-18 घंटे के पावर कट्स लगते रहते थे, उसको इस खड्डे में से निकाला और देश को प्रगति की ओर रास्ते पे ले आए। तो ये मुझे लगता है अगर सुशीला जी या घी सिंह जी में से कोई एक आए तो नेपाल के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये युवा नेताओं के हाथ में अगर इस वक्त कमान थमा दी गई तो हालात थोड़े गर्म ही रहेंगे। गरम दल के लोगों से फिलहाल बचा जाए, क्योंकि आपने ठीक कहा, जिस तरीके से बालेंद्र शाह हैं वो गरम दल के नेता हैं। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील साहब, तमाम सारी परिस्थितियां नेपाल में तो हर कोई देख रहा है कि क्या घट रही हैं, लेकिन कुछ घटा था पहले। 6 महीने पहले एक और आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन हुआ था राजशाही को वापस लाने का आंदोलन। सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया कि 17 साल बाद ज्ञानेंद्र एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद 2025 में वो वापस आए नेपाल। 17 साल का एकांत बाद उन्होंने निकाला, और उनके एक्टिव होने के बाद नेपाल में नारे लगे कि राजशाही को वापस लाओ, नेपाल को बचाओ। और अब जो घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से ज्ञानेंद्र एक्टिव हुए हैं, राजशाही समर्थकों के नारे लग रहे हैं, राजशाही वापस लाने की बात की जा रही है। क्या नेपाल में जो घटा है और राजशाही वापस लाने की जो बात की गई है, इसके बीच में आप कोई कनेक्शन देखते हैं? बिल्कुल मनोज जी, इसमें कनेक्शन पूरा है। और ये जो ज्ञानेंद्र जी बहुत साल के बाद आ गए वापस, वो तब वो वापस आ गए कि जब तक वहाँ पर वो जो लोगों का ये था, ये मोनार्की वापस आ जाए, राजशाही वापस आ जाए। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी हाथ है थोड़ा बहुत। तो वो चाहते हैं कि, और पहले उन्होंने ये जो देखा कि पहले उन्होंने एक देखा कि वो शॉट एक मारा कि ये मोनार्की वापस लाई जाए। तो वो उनका देखना था कि कितने लोग इसके साथ मिले हुए हैं, कितने मिलना चाहते हैं। वो एक तरह से यह टेस्ट था इनके लिए। और वो मूवमेंट अब बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँची। हालांकि जो इसमें उन्होंने मोनार्की का टच नहीं लाई, वो लाया, वो राजशाही का ये नहीं दिया, ये स्लोगन नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ है कि इसके पीछे स्लोगन का जो वो था मतलब मकसद, वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और ये देखा गया तब जब यह आर्मी चीफ ने यह परसों अपना यह अपना एड्रेस किया यह नेशन को, उसके पीछे देखा गया उसमें भी राजा का फोटो लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हो गए क्योंकि आर्मी चीफ के बैकग्राउंड में ये राजा साहब का फोटो कैसे आएगा जो नेपाल के बड़े राजा थे। तो इसलिए लग रहा है कि इसका कनेक्शन उसके साथ भी कुछ हो सकता है। और वो चीज़ के लोग भी चाहते हैं क्योंकि बीच में कम्युनिज्म आ गया, कम्युनिस्ट राज भी आ गया, उसमें भी नेपाल की बर्बादी होगी, और ये चीज़ें भी हो रहे हैं। और फाइनली ये चीज़ लग रहा है कि बहुत सारे लोग नेपाल के इस टाइम भी चाहते हैं कि राजा का जो ये चीज़ है राज्य में उनके जो इसमें था चल रहा था, वो थोड़ा बहुत इससे ठीक था, क्योंकि उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आ गए, जितने भी मंत्री आ गए, सबों ने नेपाल को लूटा। और कमी थी इस चीज़ की, जो उनके बच्चा लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रचार किया कि कोई 5 लाख का जूता ला रहा है, कोई 10 लाख का पर्स ला रहा है, कोई 5-10 लाख की घड़ी ला रही है।
वो एक रोष बन गया लोगों में, जिसने उसको ज़्यादा आग फूका। और वो चीज़ जो रहा, जो अब वो उनका ये मकसद था, वो पूरा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी देखना है कि अगर ये जो सुशीला जी, करकर जी वगैरह जो आ रहे हैं, अगर पूरा कोई ऐसा बंदा आ जाए जो नेपाल को सही रास्ते पे ले सकता है। अदरवाइज जो ये अगर यूथ पावर आ गया तो नेपाल को बर्बाद करके छोड़ेगा। जिनको इतनी ये चीज़ समझना हो, जो हमारी राष्ट्रीय या अपनी संपत्ति है, वो पार्लियामेंट को फूके या सुप्रीम कोर्ट को फूके या बाकी असल जगहों पे फूके। और सबसे चीज़ ये देखा गया कि कौन ये इसमें वॉलंटियर होगा कि वर्ल्ड में हिंदुओं के लिए एक पुष्पतिनाथ जी मंदिर बड़ा मतलब ये मान्य रखता है, हिंदू धर्म सनातन में एक बड़ा मान्य रखता है, और जी। वहाँ के अंदर घुसने की कोशिश करे, गेट तोड़ने की कोशिश करें। इसमें लग रहा है कि इसमें कोई फोर्सेस इनके पीछे पड़े हैं, लगे हुए हैं, कि जिसकी वजह से ये ये घटना तक पहुंच गए। लेकिन जी। एक चीज़ है, ये अभी भी जैसे हमारी दूसरी सहयोगी ने कहा कि ये चीज़ ये अगर यूथ पावर आ गया, यूथों के हाथ में सरकार लगेगी या कोई चीज़ लगेगी, नेपाल और पीछे जाएगा। कि जिस हिसाब से इन्होंने रोष दिखाया अपना, वो ने ऐसा ये संभव है कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उसको बीवी को, उसकी मैडम को ऐसे सड़कों पे पीटा पीटा के दौड़ा दौड़ा के निकाला जाए, या बाकी मंत्रियों के साथ ऐसे मारपीट हो जाए। तो ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के नेता हैं जिन्होंने ये कराया। अब ये सोच सकते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोच सकते हो, अगर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता लग गई तो नेपाल का भविष्य क्या रहेगा, नेपाल की स्थिति क्या होगी। श्रुति दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति दास जी, जैन जी ने जो प्रदर्शन किया उसके ठीक 6 महीने पहले राजशाही समर्थकों ने प्रदर्शन किया। नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में यह बवाल क्यों हुआ, बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ की संसद को बर्बाद कर दिया, वहाँ के तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों को बर्बाद कर दिया, वहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री की पत्नी, जितने भी बड़े नेता थे, उन सब पर हमला किया गया। लेकिन एक चीज़ है कि अब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सामने जो दिखाई देता है वो दिखाई ये देता है कि साहब सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, इसलिए जेन जी में नाराज़गी थी और उसके कारण ये पूरा हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है, आपको लगता है इतना सहज है जो दिखाई दे रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? हो सकता है किसी दूसरे देश का भी हाथ हो। मनोज जी, मैं आपके ही चैनल पे एक बार पहले भी आई थी इस बात को डिस्कस करते हुए, और तभी भी मैंने यही हाईलाइट किया था कि इसके अंदर अगर हम कहें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का हाथ है तो हमारे पास आधी जानकारी रहेगी। जरूर अंदर जो है गुस्सा था लोगों का। जो 6 महीने पहले जो आपने जो प्रदर्शन जिस चीज की बात करी, वो प्रदर्शन था करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन उसके अंदर एक घर नहीं जला, उसके अंदर किसी की मां नहीं मारी गई, उसके अंदर किसी बस पे अटैक नहीं हुआ। तो वो प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के अंदर फर्क आप समझ लीजिए कि लोगों का इस्तेमाल किया गया है। किसने किया ये अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले वहां पे डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग चल रही है बॉर्डर्स के अंदर, और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए टर्की द्वारा कई सारी एनजीओज को पैसा पहुंचाया जा रहा है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वहां पे यूएस के थ्रू पैसे पहुंचाए जा रहे हैं बहुत सारी एनजीओज को, जिससे वो एथियज्म फैलाएं वहां पे, लोगों को अपने धर्म से दूर करें। तीसरी प्रॉब्लम जो है, चाइना द्वारा जो कम्युनिस्ट राज्य इतने साल वहां चला, उसके चलते उन्होंने करप्शन के अलावा और कुछ नहीं दिया इस देश को, और साथ ही साथ हिंदुओं को उनके रूट से दूर करने की कोशिश करी। तो जो 6 महीने पहले का जो हमने प्रदर्शन देखा, उसमें यही रैली में समझ में आता है कि हिंदू जाग गए थे। उनको समझ में आ गया था कि उनके भावनाओं के साथ, उनके धर्म के साथ और उनके देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो ये जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग चल रहे हैं, कोई भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये जो है इनको नहीं भड़काया गया हो या इनको नहीं बहकाया गया हो। नहीं तो कुर्सी टेबल उठाने वाला जो हमने एक प्रदर्शन देखा था, वो बांग्लादेश में भी देखा था, और उसमें कौन से एलिमेंट्स थे, किधर से उनको पैसे आए थे और क्या उनकी इंटेंशन थी, ये हमें समझ लेना चाहिए था। तो इसके अंदर डेफिनेटली बाहर के तत्वों का हाथ है, और इसीलिए जो ये नए नेता हैं, जैसे बांग्लादेश में अभी आपने देखा इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर सारे स्टूडेंट लीडर्स को बिठा दिया गया है। उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है वहां पे? क्या हिंदुओं पे होते हुए जो हम देख रहे हैं अटैक्स, वो कम हो गए क्या? वहां पे आप
देखिए, जमाते इस्लामी ने अभी ढाका की यूनिवर्सिटी का उन्होंने जीता है, वहां पे हिजाब 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 के नारे लग गए। मतलब बंगाल जैसे, बंगाल की जिनकी संस्कृति थी वो उसको हटा के वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ इस्लामी संस्कृति आ गया जा रही है। ये बांग्लादेश की बात होगी। एक दूसरे युवा नेता को जब तरफ जाते हैं, हम यूरोप की तरफ जाते हैं, जेलेंस्की याद कीजिए, वो भी ऐसे ही कलर रेवोल्यूशन के पीछे आए थे और उन्होंने अपने देश को कहाँ पे आके खड़ा कर दिया है, उनको भी देख लीजिए। तो इन ताकतों के पीछे, इन युवा नेताओं के पीछे जरूर कभी कोई ना हाथ रहता है, जो अपनी पॉपुलैरिटी को, कोई रैपर हो, चाहे कोई डीजे हो, चाहे कोई पोएट हो, कोई डांसर हो, ये अपनी इस पॉपुलैरिटी को यूज करके किसी तरह से सत्ता हासिल करते हैं और इनकी कमान कहीं और दूर किसी विदेशी देश में बैठे हुए इंसान के हाथ में होती है। इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं कि नेपाल में जो हुआ उसके पीछे बहुत सारी एनजीओज का पैसा लगा हुआ है और बहुत सारी ताकतों का हाथ है। मैं वकील साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल और है शितू जी मेरा आपसे। वो सवाल ये है, आपने 3 देशों का नाम लिया, आपने ये बताया कि किस तरीके से टर्की एक्टिव है, किस तरीके से यूएस से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से चीन नेपाल में घुस रहा है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, चीन और यूएस के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा को देखें, क्योंकि हाल के दिनों में यूएस ने नेपाल में बहुत पैसा लगाया है और इधर चीन भी बहुत एक्टिव हुआ है और वो काफ़ी नाराज़ है इस बात से लेकर। जो प्रधानमंत्री ओली थे वो चाइना की तरफ एक्टिव थे, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, लेकिन आपने चाइना के प्लेटफॉर्म ऑन रखे। ये एक सबसे बड़ा कारण था। लेकिन जो एक ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि बांग्लादेश हमारे सामने है, उसके पहले श्रीलंका हमारे सामने है, पाकिस्तान की स्थिति तो सालों से वही चलती आ रही है, भारत के इर्द गिर्द जो तो तमाम देश हैं जिनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध होते थे, भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता था, वहाँ पर लगातार अव्यवस्था फैल रही है, अराजकता फैल रही है, हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ आ रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और भारत के खिलाफ इन देशों की सरजमी से संकेत भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहे हैं। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती? जी, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने इस समय फूंक फूंक के कदम रखने होते हैं डिप्लोमेसी के अंदर। हमारे नेशन ने उनको समर्थ भी देना होता है, जो युवा लोग आएंगे वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होता है। तो इसीलिए किसी भी गलत तरीके के नैरेटिव को लेके आगे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये हमारी एज अ नेबर जो है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप देखिए, चाहे आप श्रीलंका लीजिए या आप मालदीव लीजिए, ये दोनों नेशंस जो हैं चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, उनके डेट ट्रैप में फंस के उन्होंने एंटी इंडिया पोजीशन ले ली थी। 1-2 साल के अंदर श्रीलंका फिर ठप हो गया। उसके बाद अब वो प्रो इंडिया ही बात करता है। मुइज़ू तो 6 महीने के अंदर प्रो इंडिया बात करने लग गए थे। जो इंडिया आउट कैंपेन पे जीत के आए थे, वो दोनों हाथों से इंडिया का सत्कार करते हैं और अच्छा मित्र मानते हैं इंडिया को। तो इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से खेली है। हमने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया इन देशों के अंदर, हमने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दिया है। हमें अपना ये जो एंटेनाज हैं वो सारे खुले रखने चाहिए कि कौन से देश में कौन से देश की वजह से इंटरफेरेंस हो रही है और उसको काउंटर करने के लिए हमने आगे क्या कदम फैलाने चाहिए। जैसे मेरा अंदाजा ये है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके अंदर यूएस का साफ साफ हाथ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि क्लिंटन फाउंडेशन के जो यूनुस साहब हैं वो आके वहां बैठे, वो कर क्या रहे हैं मुझे मालूम नहीं। होपफुली दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे, पर इलेक्शन होने के बाद भी जो पार्टी आगे आएगी, अवामी लीग को तो उन्होंने बैन ही कर दिया है, बीएनपी आएगी कि नहीं उसका कोई बात नहीं कर सकते, मोस्ट लाइकली जमात की ही ये पार्टी एक आगे आएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि यूएसए ने किस तरह से बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का हमें पता है कि जो आपके इमरान खान थे वो एंटी हो गए थे यूएसए के, इसलिए यूएसए ने वहां पे फेक इलेक्शंस करवा के शहबाज शरीफ को वहां बिठाया हुआ है। शहबाज शरीफ जरूर हाथ मिलाना चाहते हैं शी जिनपिंग के साथ, लेकिन आप आसिम मुनीर को देखिए वो जाके किन के साथ खाना खा के आ रहे हैं। तो इसीलिए यूएसए का भी इसके अंदर बराबर बराबर हाथ चल रहा है। हमें उसको काउंटर करना है अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी पॉलिसीज से। इसलिए हमें अपने एज अ इंडिविजुअल नेशन अपनी सिक्योरिटी देखनी है, ना कि किसी हमने कि यूएसए का अगर हाथ है इस तख्ता पलट में, अगर वो वहां कर सकता है तो कल को आपको भी करेगा। तो इसलिए हमें ये नहीं मानना कि ये हमारा मित्र है या ये हमारा शत्रु है। हमें ये देखना है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी किस तरफ चल रही है, और अपनी डिप्लोमेसी हमेशा किसी के साथ देने वाली डिप्लोमेसी रखिए, कॉर्डियल रखिए और फॉर्मल रखिए, जिससे कहीं पे भी आपका कोई फायदा ना उठा सके।
वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उन परिस्थितियों में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हाल के दिनों में भारत के खिलाफ जो संदेश निकल कर आया नेपाल से, देखा कि किस तरीके से केपी शर्मा ओली लगातार भारत के खिलाफ संदेश दे रहे थे, नेपाल की तरफ उनका झुकाव दिया था और ये हालत वहाँ पर निर्मित भी हुए। लेकिन अब जैसे सुशीला कार्की की बात की जा रही है, हो सकता है कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ पर बन जाए, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। आपने ये बताया कि वहां के सेनाध्यक्ष संबोधित अगर कर रहे हैं देश को, तो उनके पीछे राजा का फोटो लगा हुआ है और सेना के ऊपर वहां ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो राजशाही को वापस लाना चाहती है। अब वो क्यों लाना चाहती है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर नेपाल में फिर से चुनाव होते हैं तो आप चेहरा क्या देखते हैं? क्योंकि जो जेन जी है वो भी 6 गुटों में बंट गया है। एक प्रचंड समर्थक है, एक ओली समर्थक है, एक कांग्रेस समर्थक है, एक राजशाही समर्थक है। तो 6 जेन जी हैं, वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। अब इनको आप कैसे देखेंगे? देखिए मनोज जी, अभी जो स्थिति है नेपाल में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके पीछे किसी कंट्री का हाथ है। आप ले लीजिए बांग्लादेश में जो हुआ, सेम टाइप का पैटर्न इस टाइम नेपाल में भी दिख रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में हिंदू एक समुदाय है जिनके बहुत बड़े अत्याचार हो गए, मारपीट हुई और को जो मारा गया। सेम चीज़ देख लीजिए अब नेपाल में हो रहा है कि नेपाल में जो हो गया, जैसे आपने देखा कि आज भी वहाँ पर एक इंडियन बस पे अटैक हो गया जिसमें कि बहुत सारे लोग जख्मी, बुरी तरह से जख्मी हो गया और डैमेज पहुंचे, लूटा गया, उनसे सारा सामान लेके उनको छोड़ दिया गया। इसमें दिखा रहा है कि पैटर्न सेम है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर अब इंडिया के जो बाशिंदे उनके साथ अटैक किए गए। और नेपाल में जो चीज़ आज तक तो ये सबको पता है कि नेपाल में जितना फंडिंग होता है मोस्टली इंडिया से ही होता है। इंडिया ने उनको आज तक संवारा और सींचा है अपने ये हाथों से, और आज वो उल्टा कर रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि वहाँ जो स्थिति चल रही है उसमें विदेश का हाथ है। मोस्टली जो यूएस बेस्ड वो बहुत सारे सरोस वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुज़म के पीछे पड़े, सनातन के खिलाफ है, उनका हाथ पूरी तरह है। अब जो यहाँ पर अभी स्थिति आ रही है, अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो मिक्सड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने भी कहा जो 6 बड़े हिस्सों में बटे हैं, सबकी भागीदारी रहेगी, सब थोड़े थोड़े सीटें होंगे, लेकिन उससे भी क्या होगा, स्थिरता बरकरार नहीं होगी। इसमें नेपाल का आगे का जो है, क्योंकि नेपाल के लोग भी है, वो भी चाहते होंगे कि अगर मोनार्की वापस आ जाए कम से कम इन टेंशन से बच जाएगा। लेकिन अगर ये सब या मिली जुली सरकार बन जाएगी, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि वो हमेशा जो मिक्सड होता है वहाँ पर एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। इसलिए नेपाल का भविष्य फिर अंधेरे में जाएगा। इसलिए मेरे को लग रहा है कि नेपाल ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे वोट देने के, अगर वो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोग मोनार्की और वापस आ जाएंगे, ताकि ये बार बार ये स्थिति न हो जाए। क्योंकि जो भी है, वो पहले भी जैसे मैं कह रहा था, जो यंग ब्लड है वो नेपाल को किसी इस पर नहीं आने देंगे। अब एक दिन देखना ये चीज़ कि लोग उनका कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है जो आज उन्हें मूवमेंट चलाए लोग उनका साथ दे रहे हैं, कि जब बेल्ट होता है कि लोगों को उस टाइम एक्सप्रेस करने का फ्रीली या चांस मिलता है। और वो ये चीज़ उस टाइम उनका डर नहीं रहता कि अगर किसी के खिलाफ हमने ओपनली बोल दिया तो मारपीट करेंगे। कि बेल्ट ऐसा चीज़ है जो उनके मन में बात होगी, जो उनका ये होगा, ये सरकार के भविष्य के लिए जो उनके प्रेम होगा या उनके अगेंस्ट होगा, वो उस टाइम बेल्ट चुपके से डाल देंगे, पता चलेगा सीधा आगे क्या होना है। और मोस्टली ऐसे भी चांस है कि मोनार्की के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। ये बड़ी बात कर रहे हैं। मेरे साथ श्रुति जी मौजूद हैं। श्रुति जी, तमाम बातों के साथ साथ एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, भारत को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच व्यापार है, बहुत सारे लोगों के पैसे वहाँ पर फंसे हुए हैं, तमाम सारी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन भारत इस मामले पर बहुत शांत है। भारत ने शांति की अपील की है, चाइना ने भी नेपाल में शांति की अपील की है, और वो दोनों चाहते हैं कि नेपाल में शांति हो क्योंकि दोनों से जुड़े हुए हैं। अब आने वाली परिस्थितियां बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए आपको ना मिसाइल्स की जरूरत है, ना आपको बम्बर्स की जरूरत है, ना परमाणु बम की जरूरत है। आप केवल वहां के यूथ को फोकस करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें
और उस कंट्री को तबाह कर दें। हमने यही चीज़ बांग्लादेश में देखी, हमने यही चीज़ नेपाल में देखी, और भारत से भी तमाम देश के राजनेताओं के बयान आ रहे हैं कि साहब अगर वोट चोरी हुई या ये हुआ वो हुआ तो भारत की जनता भी सड़कों पर दिखेगी। हमने किसान आंदोलन भी देखा। तो कुल मिलाकर किसी भी देश के लिए एक यूथ और दूसरा सोशल मीडिया बहुत संवेदनशील है। आगे आने वाले समय में इस पर किस तरीके से निगाह रखी जाए और कैसे समझा जाए? पहले तो मैं नेपाल के सोशल मीडिया वाले प्रॉब्लम पे कहना चाहूंगी मनोज जी, कि उसके अंदर जो 26 ऐप इन्होंने बैन किए, सबसे बड़ी इसके अंदर मिथ ये है कि ये सब अमेरिका के ऐप्स इन्होंने बैन किए थे और चाइना के ऐप्स नहीं करे। ऐसा नहीं है। पिछले साल इन्होंने चाइना के टिकटॉक वगैरह को भी बैन किया था, और बैन करने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी थी जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन जब करवाई उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे उन्होंने अब ये आदेश पार किया है, पहले चाइना ने रजिस्ट्रेशन कर ली थी वहां नेपाल के अंदर अपने टिकटॉक की, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज ये डाला था कि आप नेपाल का टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके नेपाल टूरिज्म को टिकटॉक पे प्रमोट करेंगे। तो वो शर्त मानने के बाद ही सोशल मीडिया को उन्होंने आगे आने दिया था। और इस वाले जो ये 26 ऐप है, इन्होंने कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया था। और सबसे बड़ी जो शर्त जो इन्होंने नहीं मानी थी, जिसके कारण ये लोग पीछे हट गए थे, उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि अगर नेपाल के अंदर की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई ऐसा कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है जो गवर्नमेंट के हित के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट उसको वापस हटाने को आपको मजबूर कर सकती है। तो ये वाला जो क्लॉज है, इसकी वजह से ये ऐप्स जो हैं साइन नहीं कर रहे थे, रजिस्टर नहीं कर रहे थे। नहीं तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इंडिया में भी होती है हर ऐप की, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हम इंडिया में भी देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा अगर आप ये ऐप्स चलाते हैं और उनकी पब्लिक को एक्सेस करवाते हैं। सो इससे हमें ये समझ सीख आ रही है कि हमारे इंडिया में भी ये ऐप्स हैं। बहुत आसानी से लोग, गर्म खून वाले युवा लोगों को भड़काना आसान होता है, लेकिन मुझे अपने देश की ब्यूरोक्रेसी बहुत पसंद आ रही है इस वक्त, क्योंकि वो हर बार, चाहे कोई भी भ्रमित खबर क्यों ना फैल रही हो, पीआईबी फैक्ट चेक, आपके मीडिया चैनल्स के थ्रू, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एज वेल एज इंडिपेंडेंट चैनल्स के थ्रू वो अपनी बात आगे रखने का मौका रखते हैं। वो साफ साफ बता देते हैं कितना दूध कितना पानी है, जिससे भ्रम जो है फैलने से बच जाए। जितना ही लोग, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़े लिखे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे हमको, लेकिन एक्चुअली पढ़ने की जो एक्चुअल डेप्थ में जाने की जो है बात, वो खत्म हो जा रही है। आजकल हमें देखने को आ रहा है, लोग जो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं उसी को आगे समझ लेते हैं। इसी में सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी एक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा हमने एक्टिविटी देखनी शुरू करी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब बताया गया बहुत सारे चैनल्स के थ्रू कि आप चुप्पी साध के नहीं बैठ सकते, नहीं तो गलत नरेटिव वाले लोग जीत जाते हैं। तो उसके बाद से मैंने बहुत एक्टिव फेज देखा है अपनी गवर्नमेंट का, अपनी ब्यूरोक्रेसी का, जो भ्रम को रोकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन को रोकते हैं और जनता को जागरूक रखते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि भड़काने के लिए चाहे कितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग हो, डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, आपके पास, जैसे अगर हम कहें कि 30% आपका इंडिया का नेशन भी सड़कों पे उतर जाएगा, तो आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और 30% कोई बहुत बड़ी नंबर नहीं है भड़काने के लिए। आपने देखा, सिर्फ सीएए प्रोटेस्ट के नाम पे एक बहुत स्मॉल सेक्शन ही दिल्ली को चौक करके बैठा था, तो यहां से लेकर वॉशिंगटन के अंदर लोग चिल्लाने लग गए थे कि इंडिया के अंदर बहुत बुरे हाल है। तो ये हमें समझना है कि हमें भ्रम तोड़ना है, अपनी बात आगे रखनी है और सच्चाई को जीतने देना है। सोशल मीडिया आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अंदर जो झूठी खबर है वो आगे ना पास करें। ये वाली बात बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। और इसके अंदर सेकंड पार्ट ये है कि आजकल के यूथ को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस के अंदर। ये जेन जी जो है, ये बहुत ही ट्रांजिएंट काइंड ऑफ इमोशंस रखती है। सडनली खुश हो जाती है, सडनली दुखी हो जाती है। आइसक्रीम का कप देख के, मतलब उनके रील्स शुरू हो जाते हैं, और अगर आइसक्रीम पिघल जाती है तो वो लोग दुखी भी हो जाते हैं। तो उनको अपने इमोशंस पे काबू करना है। इसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक तरीके से परिवार के अंदर जो लोग हैं उनको, अपने बच्चों को काउंसिल करना है, और इस तरह से अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है, लोगों को समझा बुझा के अच्छे से रखना है, जिससे ये जो फैलने वाले इमोशंस जो बांग्लादेश में भी देखे और अब नेपाल में भी देख रहे हैं, इनको आग लगाने का काम कोई और ना कर सके। श्रुति जी, आपने जब सोशल मीडिया की बात की और आपने जेन जी की बात की, तो आप मुस्कुराई और थोड़ी हंसी भी। असल में इसलिए क्योंकि ये एक तरह से नशा हो गया है,
और जो ड्रग्स है उससे ज़्यादा खतरनाक नशा है। हमने हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी खबरें देखी हैं कि अगर किसी माँ ने बच्चे से फ़ोन छीन लिया, उसे मार दिया, तो पता चला बच्चे ने अपने आप को कमरे में बंद किया और फांसी लगा ली। यही स्थिति पिता की है कि पिता ने बच्चे को मारा पीटा तो वो अपने पिता को पीटने लगता, उसने पिता की हत्या कर दी। ये जो खतरनाक ट्रेंड हुआ है, ये खतरनाक ट्रेंड, अब इससे कैसे आप पार पा सकते हैं? आपने कहा कि घर के जो संस्कार हैं उन्हें ही बेहतर तरीके से किया जाए, लेकिन समझने को ही तैयार नहीं है। अब इसमें कहते हैं ना कि अगर आपको नमक को नमक ही काटता है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही अगर लोगों को अवेयर किया जाए कि साहब देखिए ये नेपाल में, अच्छा सारे जितने भी युवा जो सड़कों पर पत्थर, तस्वीर हम दिखाई दे रहे हैं लोगों को, जितने भी युवा पत्थर फेंक रहे हैं, जितने भी युवा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संसद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। और जब सब कुछ घट गया, उनका इस्तेमाल हो गया, तो कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद पता चलेगा और कुछ सालों बाद पता चलेगा कि हमने ये आंदोलन क्यों किया था, जिन जिन मुद्दों के जरिए आंदोलन किया था, आज भी वही स्थिति है। इसमें से कई मारे गए होंगे, कई घायल हो चुके होंगे, कईयों का इस्तेमाल हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता की बात, उसे सरकार, समाज, परिवार सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी मामला है और देश के यूथ का भी मामला है। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात कही। अगर मैं स्टडीज़ की तरफ पॉइंट करूं तो कहा जाता है कि जो 10 मिनट के जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, उसके अंदर जितना डोपामीन, उनको हैप्पीनेस वाला जो आपका केमिकल ब्रेन रिलीज करता है, डोपामीन मिलता है, उतना माँ के साथ 1 घंटा खेलने के बाद रिलीज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडिक्टिव हो सकता है सोशल मीडिया पे बने रहना। तो इसके अंदर समाज की भी बात आती है, परिवार की भी बात आती है कि बच्चों को इस चीज़ से आपने दूर रखना है। कोशिश करना है कि सिर्फ इंटरनेट जो है वो बेन भी है, बोन भी है, लाभदायी भी है और उसका नुकसान भी हो सकता है। इसको गंदी तरह से, गलत तरीके से इस्तेमाल ना होने दें। अपने घर के बच्चों को अच्छे से संभाल के रखें, जिससे कल को वो किसी की आक्रोश में आके किसी की बीवी ना जला दे, किसी बस में लोगों को लूटने ना पहुंच जाए। जहां बांग्लादेश में देखा कि स्त्रियों के अंदर के कपड़ों को उठा के नाच रहे थे, ऐसी हरकतें करते हुए आपके बेटे की तस्वीर ना आ जाए। ये सब देखने के लिए आपको बच्चों के अंदर जागरूकता रखनी पड़ेगी, लोगों के अंदर जागरूकता रखनी पड़ेगी। जेन जी की प्रॉब्लम ही यही है। इनको एज एन एम्प्लॉयर भी हम देखते हैं प्रॉब्लम करते हुए कि इनके इमोशंस बहुत ट्रांजिएंट हैं, और ये सोशल मीडिया इस जो मोमेंट मैडनेस कहते हैं इसको, मोमेंट मैडनेस के अंदर पागल होने वाली ये जेनजी जनरेशन है। तो ये जनरेशन को हमें कंट्रोल में रखना भी मुश्किल है और इनको संभालना भी मुश्किल है। तो इसके बहाव में नहीं आने देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ समाज। और उसके बाद में अगर हम ये प्रोटेस्ट वाले लेवल पे आके देखें तो इसमें जैसे मैंने कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब आपको गलत पता है और आप उसको आपको पता नहीं, पर आपको पता है, आपने बस बता दी कि आपने बता दिया, भाई दिन को रात बोल दिया, आपको पता ही नहीं था, आपने अपनी खिड़की के बाहर झाँका नहीं। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जब आपको पता है कि ये रात है, फिर भी आप जाके बोल रहे हैं लोगों के कानों में कि ये दिन है। तो ये दोनों डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो ये जाल है, इसको तोड़ के रखना पड़ेगा एज अ समाज, एज अ फैमिली और एज अ गवर्नमेंट लेवल। इस सब लेवल पे हमें इसको तोड़ना है, जिससे ये स्थिति हमारे देश में आगे जाके ना हो। हमारे देश के युवा कल को ना सर पकड़ के बैठे कि हाय, जो आग मैंने लगाई थी उसमें किसी का परिवार जल गया। आपने आग लगाने की बात कही। नेपाल में हमने तस्वीरें देखी, नेपाल का घटनाक्रम देखा, नेपाल का बवाल देखा, नेपाल का विद्रोह देखा, नेपाल में युवाओं की हमने वो स्थिति देखी जिसमें उन्होंने संसद में आग लगा दी, तमाम लोगों को मारा पीटा। लेकिन हमारे देश में उन राजनेताओं का आप क्या करेंगे? अखिलेश यादव कहते हैं कि वोट चोरी हुई तो फिर जनता नेपाल की तरह सड़कों पर उतरेगी। संजय राउत कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा ने बचा कर रखा है, वरना नेपाल की तरह इस देश में भी यही स्थिति होगी। तो ये भी तो भड़काऊ बयान है, ये भी तो आप युवाओं को भड़का रहे हैं। अभी अगर आप देखिए, जैसे मैं तो इन्हीं के गठबंधन के उमर अब्दुल्ला की बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतता हूँ तो सब कुछ सही है, अगर मैं हार जाता हूँ तो वोट चोरी हो गई या ईवीएम खराब हो गई। तो इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो ये तमिलनाडु में जब जीतते हैं तब सब सही रहता है, जब कर्नाटका में जीत गए तो ईवीएम भी सही और वोटर लिस्ट भी सही थी, जब ये झारखंड में जीत गए तो भी इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अगर हम इनको देखे जाए, इनके जो बयान है ये स्टेट टू स्टेट बदलते जाते हैं। ये जिस स्टेट में खड़े हैं
उस स्टेट में अगर इनका राज्य चल रहा है तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं नजर आती है। वहां के वोटर भी खुश हैं, वहां के युवा भी खुश हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ भी हाल हो, चाहे प्रोग्रेस का कोई भी हाल हो। हिमाचल देख लीजिए, कंगाल हो गया, कर्नाटका देखिए, कंगाल हो गया, झारखंड में प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में प्रॉब्लम है, केरला तो कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के कितनी बार दरवाजा ठकठकाने के बाद उनको पैसे मिले, और अब लास्ट बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सुनने की से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं चल सकता, आप हर बार ओवरड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों की पॉलिसी प्रॉब्लम्स है और इनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। ये अपना, जैसे इनकी बॉर्डर्स चेंज होते हैं, इनके बयान चेंज हो जाते हैं। इनको बंगाल में वोट चोरी नहीं नजर आती, जबकि पंचायत इलेक्शन से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक के अंदर खून की नदियां बह गई थी, आग लग गई थी जगहों पे, वोट बैलेट बॉक्स लेके भागते हुए लोग देखे थे हम लोगों को। तो ये सारी चीजें उनको तब नहीं नजर आती हैं, उनको तब सब सही लगता है। ये वोट चोरी उनको तब नजर आती है जब बीजेपी की कोई अलायंस पार्टी जीतती नजर आती है, तब उन्हें बहुत तकलीफ होती है, तब उन्हें ये परेशानी होती है। अगर ये चीज आज का युवा समझ जाए, ये लोग हर जगह जाके पलट जाते हैं, तो इनकी बातों पे, इनके भ्रमों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। बात करनी है आपको, विरोध करना है, जरूर विरोध करिए, सही मुद्दों पे विरोध करिए। बिहार के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, बिहार की प्रॉब्लम्स को ऊपर बात कीजिए, उनके अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात कीजिए, उनकी अर्थव्यवस्था को लेके बात कीजिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके बात कीजिए, वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती, इसको लेकर बात कीजिए। ये सारी चीजों पर बात करने के बजाय अगर आप वोट चोरी की बात करेंगे, तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो फिर आप रोना ही रोएंगे कि हाय भाई, ईवीएम चोरी हो गई थी या वोट चोरी हो गई थी। तो इन लोगों की बातों को, लोगों को दोनों तराजू में तोलकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ये भी आफ्टर ऑल फॉर्मल कंप्लेन लिख के नहीं दे रहे, ये भी सोशल मीडिया कैंपेन ही चला रहे हैं। सुशील वकील साहब हम मेरे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले नेपाल में एक घटना हुई। आंध्र प्रदेश की एक बस थी जो नेपाल में थी, जिस पर वहां के लोगों ने हमला कर दिया, कई यात्री घायल हो गए, लोगों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन नेपाल की सेना ने वहां पर बचा लिया। नेपाल से इस तरह का जो संकेत निकल कर आ रहा है, इससे पहले तो कभी इस तरह की घटना नहीं हुई थी कि भारतीयों को चिन्हित कर कर मारा जाता था, उनके ऊपर हमला होता था। तब जबकि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे यहाँ एक गोरखा रेजिमेंट है। देश में हर जगह आपको नेपाल के लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। आज जिनका नाम प्रधानमंत्री के तौर पर, अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चल रहा है, वो वाराणसी में पढ़ी हुई हैं। तो ये नेपाल से संकेत किस तरीके से? देखिए, जैसे पहले श्रुति जी ने कहा, मैंने भी कहा, ये जो आंदोलन है, ये खाली ये नहीं है कि स्टूडेंट का रोष है या यंगस्टर्स का रोष है, इसमें बाहरी देशों का हाथ जरूर है। आप देख लीजिए, जो है नेपाल का बाशिंदा, नेपाली बच्चा हो या कोई चीज है, उनको भी ये पता है पुष्पतिनाथ जी कितना रखते हैं, मतलब रखते हैं सनातन में। और ऐसा हो सकता है कि वहां अंदर गेट तोड़ के कोशिश करेंगे अंदर जाने के, तोड़फोड़ करने की। ये सीधे दर्शाता कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग एलिमेंट्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि सनातन पे हमला हो, सनातन के लोग जो है उन पे हमला हो। अब जैसे अभी इनके जो नेता, कुछ नेताओं ने ऐसे भी बयानबाजी की कि हमारे को इसलिए हटाया गया कि किसी ने कहा कि बड़े नेता ने कि मैंने कहा था भगवान राम नेपाल में पैदा हो गए थे, तो इसलिए बात ये बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश कर दी मेरी कुर्सी हटाने के लिए। ऐसे चीजें पॉलिटिकल पार्टी जो है तो उन्होंने उस वे में लिया। लेकिन पाकिस्तान या जो नेपाल की आर्मी है, उनको पता है कि बात हमारे लिए क्या मतलब रहता है। आप देख लीजिए, नेपाली के लोग हैं और बाद के लोग बहुत सारे इधर उधर रिश्ता करते हैं आपस में। मेरा एक पड़ोसी है, वो नेपाल से है। ऐसे हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त हैं जिन्होंने नेपाली लड़कियों से शादी की है। फिर जो नेपाल के बच्चे आते हैं यहाँ इंडिया में पढ़ने आते हैं, हमारे जो बिजनेसमैन है वहां जाते हैं, बॉर्डर ओपन है आपस में, कोई पाबंदी नहीं किसी चीज के मूवमेंट के लिए। इसलिए ये चीज है कि ये जो कुछ एलिमेंट्स है, ये विदेशी हाथ है इसमें भी, जैसे बांग्लादेश में पूरी तरह हुआ, यहाँ पर भी वही हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स है खुद तो वो नहीं करेंगे, उनको भी जो भारतीय पे तमिलनाडु के बस पे जिन्होंने अटैक किया, उनको भी ये पता कि बात हमारा साथी है, बात हमारा ये पैटर्न है जो हर चीज में हमें हेल्प कर देता है, और वो ऐसा चाहेंगे कि वो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा वकील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, श्रुति जी का शुक्रिया करेंगे, सुशील साहब का शुक्रिया करेंगे जो विस्तार से हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा